मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जी हाँ दोस्तों, ये उस देश की धरती है जो इसमें हमेशा सोना और हीरा ही उगला है और उसके साथ साथ वैसे ही वीर सपूत पैदा किए हैं, वैसे ही वीर क्रांतिकारी पैदा किए हैं, वैसे ही वीर आंदोलनकारी, राष्ट्रवादी आंदोलनकारी पैदा किए हैं। एक से एक इंटेलेक्चुअल महान लोग पैदा किए हैं जिनकी वजह से आज हमारा देश ऊंचाइयों के सपने देखता है और दोस्तों ऊंचाइयों पर है। हमारा देश कभी ना पीछे था, न है, ना ही होगा। ये सब एक से एक जो क्रांतिकारी हमें अपनी निशानी, अपनी विरासत छोड़ के गए हैं, उनकी वजह से संभव हो पाया है। तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हमें भी कम से कम अपने संविधान या अपने भारत के अतीत के बारे में या हमारे संविधान से रिलेटेड कुछ रोचक बातें या रहस्यमयी बातें, तो आज वो बातें हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों उनमें से ही आज एक बहुत शानदार रहस्यमयी बातें हम आपको बताते हैं और वो बात है कि हमने अपना संविधान 26 नवंबर वर्ष 1949 को बना लिया था पूरी तरीके से, लेकिन उसे लागू किया 26 जनवरी 1950। तो अब बताइए, है ये रहस्यमयी बात है? तो देखते हैं, तोड़ते हैं इस रहस्यमयी बात को कि आखिरकार 2 महीने लेट हमने अपना संविधान क्यों बनाया। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि बेसिक सी बातें हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए, चाहे वो छात्र हो या आम लोग हों। अगर अपने देश की बेसिक बातें नहीं पता तो वो देश का नागरिक नहीं हो सकता, वो देश का सच्चा नागरिक नहीं हो सकता। अगर उसे नहीं पता तो वो जानने का प्रयास करे। हम ऐसे ही मुद्दे में उनको हर एक भारत के समाज के बारे में जानकारी देते रहेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस भारत का कब मनाया गया, भारत कब स्वतंत्र हुआ और क्या भारत गणतंत्र है, भारत ने अपना संविधान कैसे बनाया, किनके सहयोग से बनाया, क्या कानून अंग्रेजों की तरफ से आए, ऐसी कौन सी नौबत आई कि अंग्रेजों को भारत के संविधान को बनाने की बोलनी पड़ी। तो देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, हमने लिखा है यहाँ, जाने संविधान के 2 महीने लेट लागू होने की कुछ सच्चाई। तो उसे हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिरकार हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे 26 नवंबर को, इसके बारे में बताएंगे कि आखिरकार क्यों मनाया जाता है। हमारे यहाँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, सबको पता है 15 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। उसके साथ साथ आप ये देख ही रहे होंगे कि हैप्पी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। आखिरकार क्या भारत रिपब्लिक है, एक गणतंत्र है? ऐसी रोचक जानकारी जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि भारत के संविधान के बारे में आखिरकार उसके डेवलपमेंट के कुछ पहलू क्या हैं। तो उसके डेवलपमेंट के कुछ पहलू को जानने की जब हम कोशिश करते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे संविधान की मांग भारत में कहां से संविधान की मांग की शुरुआत हुई। तो इसके बारे में जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं तो सबसे पहली बार जो मांग हुई थी वो 1895 में आप देख ही रहे होंगे। और वो मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका थी एक स्वराज्य पत्रिका, उसमें स्वराज्य बिल के माध्यम से की थी पहली बार। और ये मांग औपचारिक रूप से नहीं की गई थी, अनौपचारिक रूप से की गई थी। उसके बाद दोस्तों वर्ष 1922 में गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में ये मांग रखी थी और उसके बाद वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने इसी मांग को आगे की ओर बढ़ाया था, जो जवाहरलाल नेहरू के कौन थे? फादर्स थे। उसके बाद वर्ष 1934 में एम.एन. राव, जो एक वामपंथी नेता थे, उन्होंने पहली बार संविधान के अनौपचारिक रूप से मांग की बात की थी। उसके बाद से ही कई मांगे और आगे आती चली गई, ठीक है ना। और उनमें सबसे पहले आया हमारे यहाँ जो संविधान के विकास की बात करता है, वो था दोस्तों कैबिनेट मिशन। क्या था? कैबिनेट मिशन। तो देखते हैं क्या है ये कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें हम पढ़ेंगे। और वो रोचक बात है कि वर्ष 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी काफी आगे की ओर मूव कर रहा था और जर्मनी ने ब्रिटेन को बुरी तरीके से मार मारी
और ये माना जाता है कि उस समय के इतिहास में जर्मनी ने लगभग 15 दिन और 15 रात ब्रिटेन पर बम गिराए थे, ब्रिटेन की हालत को खराब करके रख दिया था। और उस समय सरकार थी दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी की, और जो उसके पीएम थे वो थे विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल और उनके अपोजिट में थे दोस्तों लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने ये बोला था कि यदि हम चुनाव जीतते हैं, उस समय चुनाव भी होने वाले थे, यदि हम चुनाव जीतते हैं तो अगर हमारा भारतीय समर्थन करते हैं और हम चुनाव जीतते हैं तो हम निश्चित रूप से भारतीयों को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। आगे जब चुनाव होते हैं तो लेबर पार्टी के ही क्लीमेंट एटली क्या होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, और जीतने के बाद वो अपनी शर्त पर भारत के प्रति एक उदारवाद दृष्टिकोण अपनाते हुए, और वो जो भारत में लॉर्ड बेबल थे उनको भारत बुलाते हैं और चर्चा करते हैं कि भारत के संविधान के बारे में क्या किया जाए। तो वो अपने कैबिनेट से 3 मंत्रियों को भारत भेजते हैं, एक पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, एक एबी अलेक्जेंडर जो नेवी मंत्री थे, और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे। इन तीनों को भारत भेजते हैं, कहां से, ब्रिटेन से। और इस मिशन को कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन बोला गया। और ये मिशन 24 मार्च 1946 को कहां पे आया था, भारत आया था। बात आती है इस मिशन के जो मुख्य उद्देश्य थे, वो 2 मुख्य उद्देश्य थे कि भाई जब संविधान सभा बनेगी तो अंग्रेज तो आ जाएंगे इंडिया में, अंग्रेज तो कुछ काम करेंगे नहीं, तो उस समय भारत के शासन को कौन चलाएगा, उसके लिए अंतरिम सरकार बनाने की बात की थी कि भाई जो संविधान के सदस्य हैं उन्हीं में से अंतरिम सरकार चलाने के लिए कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाएगा। दूसरी बात, संविधान सभा बनाने की, अगर तुम संविधान सभा बनाना चाहते हो तो भाई संविधान बनाना चाहते हो तो संविधान सभा बनाइए। मैं अगर बात करूं कैबिनेट मिशन के अन्य उद्देश्यों की, तो अन्य उद्देश्य इसमें थे कि भाई फ्रीडम टू जॉइन कॉमनवेल्थ, भारत स्वतंत्र है कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने के लिए, राष्ट्रमंडल को ज्वाइन करने के लिए। राष्ट्रमंडल समूह वो समूह होता था जिन पर ब्रिटेन ने शासन किया था, बाद में वो आजाद हो गए थे, तो उन देशों के समूह को राष्ट्रमंडल कहा गया। फिर फेडरल यूनियन की बात की थी कि भारत फेडरल यूनियन बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाए। फिर जो माइनॉरिटी अंतरिम जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें माइनॉरिटियों को का प्रतिनिधित्व भी ले, और कुछ जो प्रांत हैं उनसे भी लोगों को लिया जाए। तो अब बात होती है इसके बाद में कि भाई 300, इसमें यह बोला गया कि 389 सदस्य, कितने, 389 सदस्यों को लिया जाएगा। और ये बात है जिस समय कैबिनेट मिशन आया था उस समय अखंड भारत, ना बांग्लादेश था ना पाकिस्तान था, अखंड भारत के लिए ये क्या आया था, ये कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें दोस्तों कुल 338 सीटों 389 सीटों की बात की गई थी। और ये बोला गया था ये संविधान सभा के 389 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से कहां से लिए जाएंगे, भारत से लिए जाएंगे, जिनमें से 296 के लिए चुनाव भी हुआ था। और ये चुनाव हुआ था एकल मत संक्रमण पद्धति के आधार पर, जिनमें से दोस्तों जो 296 थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे, और उसके बाद 73 जो सदस्य थे वो दोस्त थे उससे मुस्लिम लीग वगैरह से थे। ठीक है, अब चुनाव जब हुआ तो 296 पर चुनाव हुआ, जिनमें से 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग से आए थे, और 8 निर्दलीय आए थे, और 7 क्षेत्रीय पार्टी से जैसे कृषक प्रजा पार्टी वगैरह, यूनियनिस्ट पार्टी वगैरह से आए थे। और जब संविधान सभा का चुनाव हो गया तो उनमें से 26 मेंबर जो थे वो एससी से थे, और 15 महिलाएं थी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 13 एसटी से थे, 4 सिख थे, और 213 सामान्य और 79 मुस्लिम थे। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, बैठक के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। और जब बैठक की बात आती है दोस्तों, तो संविधान को बनाने के लिए बैठक जो हुई थी वो दिल्ली सेंट्रल सभा में हुई थी, सेंट्रल जो हॉल है उसमें हुई थी। और ये वही सेंट्रल हॉल है, आज भी अगर मैं बात करूं तो इस सेंट्रल हॉल में विदेशी मेहमान जो आते हैं उनको रोका जाता है, या कोई पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, या शपथ वगैरह ली जाती है, अन्य कोई परंपराएं होती हैं तो इस सेंट्रल हॉल में ही होती हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाने का प्रयास करूं तो देखो ये वही सेंट्रल हॉल आप देख भी रहे होंगे। 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया पेरमोड फर्स्ट टाइम और राइट द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, देखो ये बना रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। ये जो व्यक्ति हैं ये वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और ये संविधान सभा बैठी हुई है। तो बात आती है कि पहली बैठक कब हुई, तो आप याद रखना संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान 9 दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हुआ था, और ये बना था 26 नवंबर 1949 तक। लगभग इसमें 3 साल लगे थे। तो अगर करेक्ट टाइम आपसे पूछे तो आप कहोगे 2 साल 11 महीना और 18 दिन इनमें लगे थे। अगर इसे याद करने की ट्रिक रखोगे तो देखो 3 साल लगभग लगी थी। अब एक महीना कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 3 साल से 12 दिन हटा दो, उतने दिन लगे थे संविधान को बनने में। ध्यान रखना 2 साल
11 महीने और 18 दिन। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और पहली बैठक में सभी सदस्य नहीं आए थे, केवल 211 सदस्य उपस्थित हुए थे और इसमें अस्थायी सदस्य के तौर पर, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। और 2 दिन बाद जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। फिर दूसरी बैठक में जो 2 दिन बाद होती है 11 दिसंबर 1946 को, और ये 11 बजे दिल्ली ही सेंट्रल हॉल में होती है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और उसके बाद लगातार बैठकों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही क्या किया था, अध्यक्षता की थी। और इसमें संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे BN राव, जो बेहद विद्वान, इनके बारे में अगर इनकी विद्वानता के बारे में कहा जाए तो कम है। ये वो विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने बाहर के संविधान का ढंग से अध्ययन करके और उस संविधान से अच्छे अच्छे पहलुओं को भारतीय संविधान में लेके आए। और इनकी अगर विद्वानता को और देखोगे तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने म्यांमार के संविधान में भी अपना सहयोग दिया था। ठीक है, उसके बाद इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे SC मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दूसरी बैठक में। ठीक है, अब आगे बात करें तो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, फिर से 2 दिन बाद, और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसकी बातें हमने अपने संविधान की उद्देशिका में भी ली हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तो हमने ये बताया था कि भाई 22 जनवरी 1947 के भाई जो सदस्य थे वो 389 लिए गए थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया 1947 तो उसके बाद में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के कुछ मेंबर पाकिस्तान में चले गए थे और भारत में बचे थे 299 मेंबर। लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बहुत सारे सदस्य जो थे वो कहां चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे। तो अब बैठक कितने की होती थी, 299 सदस्यों की होती थी। चुनाव कैसे हुए, अप्रत्यक्ष, और इसके लिए कुछ समिति बनाई गई थी दोस्तों, और वो समिति लगभग 22 बनाई गई थी, जिनमें 13 समिति बहुत मुख्य थी। कौन राज्य का ध्यान रखेगा, कौन संविधान का प्रारूप तैयार करेगा, कौन संघ के बारे में देखेगा, कौन प्रक्रिया समिति के बारे में, कौन झंडा को तैयार करने के बारे में बात करेगा। इस तरह की लगभग 13 समितियां बनाई गई थी जिनके अध्यक्ष अपने अलग अलग अध्यक्ष थे। तो इनमें से सबसे मुख्य जो समिति थी वो दोस्तों प्रारूपी समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी वो विद्वान व्यक्ति हैं कि इनके बारे में अगर बात की जाए तो जितनी तारीफ करोगे उतनी ही कम है। और ये वो विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान के पूरे प्रारूप को तैयार किया था। और प्रारूपी समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी संविधान को, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनको हर समय कोऑर्डिनेट करके रखा था। ठीक है ना। अगर आपसे मूल संविधान के बारे में पूछता है, मूल संविधान मीन जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें आर्टिकल 395 थे और वर्तमान में जो आर्टिकल है वो 448 से भी अधिक हैं। और भाग उस समय मूल संविधान में 22 थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 9 का और 14 का ये ऐड कर लिए हैं और इस भाग 7 को हटा दिया गया। इस तरीके से यहाँ 25 भाग थे। अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 थी, 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, और वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। अगर आपसे पूछे संविधान में, भाई संविधान है तो खर्च तो आएगा ही आएगा, भाई चाय भी पियेंगे, सिगरेट भी पियेंगे, पार्टियां भी चलेंगी और कागज भी खरीदा जाएगा, किराया भाड़ा भी होगा जाने के लिए। तो भाई इसका कुल खर्च आया था 64 लाख रुपए। अब आप ये मत समझ लेना कि ये 64 लाख तो बहुत कम है, उस समय 64 लाख बहुत ज्यादा थे। ठीक है। और ये संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अगर आपसे पूछे कि भाई संविधान की ओरिजिनल जो वेट है वो क्या है, तो दोस्तों दब जाओगे आप, इतना वेट था संविधान के ओरिजिनल में जो आज भी रखा हुआ है, वो वेट था 13 किलो। अब इसमें और क्या कहा गया, इसमें यह बोला गया था कि भाई राष्ट्रमंडल में जो भारत को स्वतंत्रता है, भारत राष्ट्रमंडल में जा सकता है। तो भारत ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली और अपनी संप्रभुता को पेश किया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हमने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया, तिरंगा, ठीक है ना, जिसे डिजाइन किया था पिनाली बैकैया ने। और हमने राष्ट्रीय गीत, हमने राष्ट्रीय गान, मनोनीत राष्ट्रपति और लास्ट बैठक की एक निश्चित तारीख थी जो 24 जनवरी 1950 थी। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत बने थे। उसके 2 दिन बाद और लास्ट बैठक कब हुई थी, लास्ट बैठक भी 24 जनवरी को हुई थी। तो ध्यान रखना 114 बैठक हुई है भारतीय संविधान को बनने में। और दोस्तों 11 सेशन संविधान लागू से पहले हुए हैं, सेशन सत्र, और जिस दिन लास्ट बैठक थी 12वां सत्र ये हुआ था, तो 12 सत्र थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, फाइनली संविधान जो हमारा बना था पूर्ण रूप से, वो 26 नवंबर वर्ष 1949 को बनाया गया था। और इसी दिन हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था और आत्मा से अर्पित किया था, और इसी दिन हमारी प्रस्तावना भी बनी थी। ठीक है।
और इस दिन जब संविधान हमारा बना था तो इसी दिन हम दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। याद रखना, ये बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए। हम आपको बताएंगे क्यों टाइम लगा भाई, क्यों 2 महीने लेट किए। तो देखो, संविधान अंगीकृत कर लिया, पूरा बना लिया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया 26 जनवरी 1950। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन है? इंडिया का संविधान, जिसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अगर आपसे पूछता है तो अमेरिका का संविधान है, जिसमें कुल कितने आर्टिकल हैं? तो भाई इसमें कुल 7 आर्टिकल हैं, ध्यान रखना। भारत के संविधान में काफी आर्टिकल हैं। तो देखो, बात आती है, जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था दोस्तों कि आखिर संविधान जब बन गया 26 नवंबर 1949 को, तो इसे लागू क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 को? तो इसके बारे की जानकारी हम बताते हैं कि भाई कांग्रेस थी उस समय सबसे बड़ी पार्टी। तो देखो, ये वो व्यक्ति हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें हर कोई जानता है। ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज भी दुनिया में लगभग, भारत की तो मैं बात ही कर रहा हूं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान यही हैं। इनके पास 32 के समथिंग डिग्रियां थी। तो अब बात आती है आखिरकार दो महीने लेट क्यों संविधान हमने लागू किया। तो आप देख रहे होंगे ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने, और ये अधिवेशन 1919 दिसंबर 1919 में हुआ था। साल के अंत में अधिवेशन होता था कांग्रेस का और किसी एक विशेष जगह को चुन लिया जाता था। तो ये लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, वहां हो रहा था। वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर घोषणा की थी रात में 12 बजे के करीब कि भाई भारत अब पूर्ण स्वराज अंग्रेजों से क्या, अब अंग्रेजों से वो साफ स्पष्ट कर दिया कि हमको अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए, हमें टोटली इंडिपेंडेंस चाहिए। और उन्होंने ये बोला था कि अगर अंग्रेज नहीं देते तो हम अगली साल के अंतिम संडे को, जो 26 जनवरी को, साल के अंतिम जो संडे था, अगली साल का जो संडे था, कि भाई हम 1929 के अंतिम रविवार को क्या करेंगे, हम झंडा फहरा देंगे, तिरंगा फहरा देंगे भारत में और अपने को आजाद घोषित कर लेंगे। तो ऐसा ही 1930 में किया गया, गांव-गांव जाकर के, और इस झंडे को फहराया गया, तिरंगे को फहराया गया और भारत के स्वाधीन होने की बात की कि हम तो भाई अब तो खुद के अधीन रहेंगे। और यही हमने अपने आंदोलनों का लक्ष्य रखा कि भाई आने वाले समय में हमारे आंदोलन जो होंगे उसका लक्ष्य रहेगा भारत पूर्ण स्वराज्य। तो इसी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी को हम अपनी मिनी स्वतंत्रता कहते हैं, मिनी इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। तो दोस्तों, बात ये आती है, ये जो पहर चला, ये वर्ष 1930 से लेकर के हर साल फिर भारत में कांग्रेस जो थी वो स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाती थी। और ये घोषित कब किया गया? 1929 को किया गया, ठीक है ना। तो अब 26 जनवरी 1949 तक मनाती थी और आजादी के बाद भी हमने ये स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया 26 जनवरी को। अब क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की बात आई। तो बात, संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। तो वहां ये बात आई कि भाई अगर हम संविधान को 26 जनवरी 1949 को क्या कर देंगे, 26 नवंबर 1949 को क्या कर देंगे, लागू कर देंगे, तो भारत संविधान के अधीन आ जाएगा। लेकिन हम 26 जनवरी को मनाते हैं स्वाधीनता, मतलब खुद के अधीन मनाते हैं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर संविधान सभा ऑलरेडी बहुत समझदार लोगों की बनी हुई एक सभा थी, तो उन लोगों ने प्लान किया और उन्होंने ये कहा चलो ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो भाई स्वाधीनता दिवस हम कंटिन्यूअसली मनाते हुए आ रहे थे, वो हमारा एक फेस्टिवल सा हो गया था 26 जनवरी वाले दिन। तो उसको इज्जत को भी बचाए रखने के लिए हमने प्लान किया कि भाई 2 महीने की तो बात है, ऐसा करते हैं जब 2 महीने बाद 26 जनवरी आती है उस दिन हम अपना क्या कर देंगे, पूरा संविधान लागू कर देंगे और उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 26 जनवरी को संविधान अपना लागू किया इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है और गणतंत्र राष्ट्र वो राष्ट्र होता है जिसका राष्ट्र का प्रमुख, जिसे हम जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो चुनकर आना चाहिए। वो चाहे जनता द्वारा चुन के आए, चाहे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, मेरा कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए, वो चुनकर आना चाहिए। तो भारत में राष्ट्रपति चुनकर आता है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र भारत है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्या भारत गणतंत्र भारत है? बिल्कुल, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति चुन करके आता है और जिस देश में राष्ट्रपति चुन करके आता है वो गणतंत्र देश होता है, गणतंत्र होता है। अब बात आती है 26 जनवरी को हम हर बार क्या मनाते हैं,
26 जनवरी को देखो ये लाहौर अधिवेशन के बारे में जानकारी है, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना। हम हर बार सेलिब्रेट करते हैं एक गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति चुन करके आता है। अब बात आती है जिस दिन हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं तो देखो परेड निकलती है हमारी सेनाओं की, और विभिन्न राज्यों की क्या निकलती हैं, झांकी निकलती हैं। तो देखो ये फोर्स भी, हमारी तीनों फोर्स अपना प्रदर्शन करती हैं और हम अपने हथियारों को दिखाते हैं। इस दिन क्या करते हैं, हथियारों को दिखाते हैं। और ये आप देख रहे होंगे विभिन्न राज्यों की अलग अलग झांकियां निकलती हैं, बड़ी सुंदर झांकियां निकलती हैं, और उसमें वो अपनी संस्कृति और अपनी भाषा और अपने जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनका क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और उसके साथ ही हम अपने हथियारों का भी प्रदर्शन करते हैं। हम एक प्रकार से आप कह सकते हो हम अपने शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जिसमें हम अपने हथियारों को और जो एयर प्ले, देखो ये सैनिक अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ हमारे जहाज वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और इस दिन क्या करते हैं, हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं बाहर से। ये हमारी परंपरा चली आ रही है कि हम किसी न किसी चीफ गेस्ट को जरूर बुलाते हैं। तो देखो, और उसकी जो मेहमानबाजी जो करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री उनके साथ होते हैं। तो देखो ये सऊदी अरब के किंग बुलाए हैं हमने, यहाँ प्रणब मुखर्जी साथ हैं। देखो यहाँ हमारे महानवीय जय हो इनकी, एपीजे अब्दुल कलाम, भारत की शान। इनके साथ देखो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे के अवसर पर आते हैं। हर साल हम किसी न किसी को बुलाते हैं। देखो ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा, और देखो ये सिरिल रामापोसा, इनके पास हमारे राष्ट्रपति भी हैं, ये भी हमने बुलाए हैं चीफ गेस्ट के। अब हम बात करें कि भाई इस बार हमने किसे बुलाया था, तो इस बार हमने सेंट्रल एशिया के जो हेड थे उनको बुलाया था। और भारत बड़ा ही स्ट्रेटेजिक तरीके से ये प्लान करता है। ये प्लान इसीलिए किया था कि हमारा सेंट्रल एशिया से संबंध अच्छा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें इससे यूरोप के लिए हेल्प मिलेगी और रशिया से भी जाने के लिए हमें हेल्प मिलेगी। तो देखो सेंट्रल एशिया ये है, और सेंट्रल एशिया से हमें अगर यूरोप में जाना होता है तो आसानी से जा सकते हैं। और ईरान में हमारा मकरान तट पर बंदरगाह है, तो यहाँ से हम सीधे यहाँ एंट्री मार करके सीधे निकल जाएंगे, और यहाँ से हम यहाँ करके इंडिया में भी अपने व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। तो ये कौन है सेंट्रल एशिया के 5 देश, तो देखो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। इन देशों के हमने जो हेड थे उनको बुलाया था। देखो आप देख रहे होंगे ये इन देशों के क्या हैं, हेड हैं। कौन है ये, इन देशों के हेड हैं, जिनको इस बार क्या किया गया था, इंडिया में बुलाया गया था। ये भारत इसीलिए भी स्ट्रेटेजिक अपना प्रोग्राम रखता है कि देखो जिस दिन इनको बुलाया गया था, एक दिन पहले OIC का या IOC का, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन काउंसिल का क्या था, मीटिंग थी चीन में। चीन ने इनको आमंत्रित किया था, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोले चल वे चीन, हट यहाँ से, हमें चीफ गेस्ट के तौर पर कहाँ बुलाया गया, इंडिया बुलाया गया, भाई तेरे पास क्यों आए। तो देखो ये भी महत्वता है भारत की, ये चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए थे और चीन को इग्नोर कर दिया था। तो ये भारत की महत्वता है। तो दोस्तों आपको पता चल गई होगी क्यों 2 महीने बाद ये लागू किया गया था। ऐसे अगर मुद्दे आपको अच्छा लगते हैं तो आप हमें बताइए, हम किस मुद्दे पर और क्लास बनाएं, और इनका आनंद लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने संविधान के प्रति और शानदार समाज के जुड़ी हुई जो वैल्यू है उनके प्रति जागरूक करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।